आज सबसे पहले बात राष्ट्रपति चुनाव की। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। अगर द्रौपदी मुर्मू जीत हासिल करती हैं तो वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली देश की पहली आदिवासी महिला होंगी। प्रत्याशी के रूप में उनका चयन एनडीए का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसका अंदाजा नामांकन के वक्त पीएम मोदी सहित भाजपा और सहयोगी दलों के तमाम दिग्गजों के मौजूद रहने से लगाया जा सकता है। अब द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए एनडीए महाअभियान शुरू करने जा रहा है। कहते हैं पाठशाला के जिस सबक में कामयाबी की सबसे ज्यादा गारंटी हो वो सबको याद रहता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति का वास्ता भी एक ऐसे ही सबक से है। वंचित समाज तक सीधे लाभ पहुंचाने की कई सरकारी योजनाओं का भाजपा को चुनाव में बड़ा फायदा मिला। एससी और एसटी तबके के वोट बड़ी तादाद में एनडीए के खाते में गए। अब भाजपा की कोशिश इसे अपने साथ बनाए रखने की है। इसलिए पिछले चुनाव में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया था और इस चुनाव में भाजपा ने आदिवासी कार्ड चला है। आज मैं आपको राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के दांव के हर उस पहलू के बारे में बताऊंगा जो विपक्ष को चुभने वाला है। भाजपा की कोशिश विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पूरी तरह धराशायी करने की है। साथ ही इस चुनाव के जरिए गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों में ऐसा बिखराव पैदा करने की है जिससे आने वाले चुनावों में उसे बड़ा फायदा मिल सके। इसको लेकर कहा जा सकता है कि इस राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति का कनेक्शन सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव से है। मैं इसके मायने आपको समझाऊंगा और पक्ष और विपक्ष की रणनीति का करूंगा पूरा विश्लेषण। इसके बाद होगी बात अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे संयुक्त किसान मोर्चे की। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किसान संगठन इस योजना के विरोध के लिए किस बात पर जोर दे रहे हैं और इससे क्या राकेश टिकैत का कनेक्शन। इसके साथ ही बात होगी लखनऊ में अफसरशाही के बीच खलबली मचाने वाली एक खबर की। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, बात तो चुभेगी। चुनाव कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी के रणनीतिक दांव का जवाब तलाशना विपक्षी दलों के लिए हमेशा मुश्किल साबित होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के वक्त जैसा नजारा दिखा वो बताने को काफी है कि भाजपा पलड़ा भारी होने की सूरत में भी इस चुनाव को हल्के में लेने को तैयार नहीं है। वो इस मौके को बड़ा बनाना चाहती है। इसके लिए एनडीए की तरफ से तमाम दलों से समर्थन मांगने की मुहिम पहले से शुरू है। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी हर दिन बढ़ेगी और विपक्षी दलों की रणनीति भी परवान चढ़ेगी, जिनका दावा है कि उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस चुनाव में 20 साबित होंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू ने किया नामांकन। एनडीए के दिग्गजों के साथ मौजूद रहे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी बने प्रस्तावक, राजनाथ सिंह बने अनुमोदक। सर्वोच्च पद के चुनाव का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम रहे साथ। विपक्षी खेमे में भी भाजपा की बड़ी सेंधमारी। बीजेडी और वाईएसआरसीपी के नेता भी नामांकन में शामिल। राष्ट्रपति चुनाव का रणनीतिक मंत्र। बात तो चुभेगी। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के आदिवासी कार्ड के खिलाफ जाना कई विपक्षी दलों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा कर रहा है। ओडिशा और झारखंड सहित जिन राज्यों में वनवासी समाज का बड़ा वोट बैंक है, वहां के गैर कांग्रेसी विरोधी दल अभी मंथन में जुटे हैं। उनके खेमे में चर्चा का एक विषय द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना भी है,
झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर जेडीएस जैसे दलों की तरफ से ऐसे संकेत आना शुरू हो गए हैं कि वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अंतिम फैसला अभी करना बाकी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह भाजपा की बड़ी रणनीतिक जीत होगी। यही वजह है कि यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाने वाले तमाम विपक्षी दलों के नेता तेजी से सक्रिय हैं, जिससे भाजपा की रणनीति की काट तलाशी जा सके। राष्ट्रपति चुनाव की परीक्षा की एनडीए की पहले दिन की ये तैयारी बताने को काफी है कि आने वाले समय को लेकर उसकी रणनीति कितनी धारदार होगी। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत सहयोगी दलों के दिग्गज और एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नामांकन के वक्त मौजूद रहे। इस पूरी एकजुटता में विपक्षी दलों के लिए सबसे चुभने वाली तस्वीर यहाँ बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के प्रतिनिधि की मौजूदगी थी। दोनों दल एनडीए का हिस्सा नहीं, दोनों दल विपक्षी खेमे के हैं, लेकिन जब मौका एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने का आया तो उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का फैसला किया। कुल 4 सेट में नामांकन दाखिल किया गया। पहले सेट में दाखिल नामांकन के प्रस्तावक पीएम मोदी थे तो अनुमोदक राजनाथ सिंह। दूसरे सेट में दाखिल नामांकन पत्र के प्रस्तावक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। इसमें प्रस्तावक और अनुमोदक बतौर 60-60 नाम है। इस सेट में यूपी समेत एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम बतौर प्रस्तावक है। तीसरा सेट हिमाचल और हरियाणा के विधायकों का था तो चौथा सेट गुजरात के विधायकों का। सच में गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला जो इतनी कठिनाई से निकली है लेकिन फिर भी देश सेवा के लिए तत्पर है, साधारण सी, सिंपल सी और लोगों के बीच जाने वाली जो एक प्रतिनिधि है, आज उनको राष्ट्रपति के लिए नामांकन करने की इस अवसर पर हम उस घटना के साक्षी बने, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। नामांकन के बाद भाजपा ने नसीहत दी कि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए इस चुनाव में अब कोई संभावना नहीं है, इसलिए बेहतर है कि विरोधी दल मिलकर राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति की तरफ बढ़े। वहीं विपक्ष के तेवर आर पार की जंग की पूरी तैयारी के हैं। मुझे लगता है कि आज विपक्ष को चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ करके आज भी समय है सर्वसम्मति का मत प्रस्तुत करें। हमने यशवंत सिन्हा साहब जो अटल बिहारी सरकार में विदेश मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, भारतीय प्रशासनिक सेवा से विदेश सेवा से जुड़े रहे, उनको खड़ा किया है। हमें पूरा विश्वास है कि उनको समर्थन मिलेगा और जो यशवंत सिन्हा जी हमारे भावी राष्ट्रपति। सूत्रों के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से फोन पर बात की। राष्ट्रपति चुनाव में अपने लिए उनका समर्थन मांगा तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार को भी मुर्मू ने फोन किया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी फोन पर बात की है, जिसके बाद ये बड़ी खबर आई है कि सोरेन की पार्टी जेएमएम भी मुर्मू का समर्थन करेगी। यानी धीरे धीरे एनडीए को अपनी रणनीति में कामयाबी मिलती दिख रही है। भाजपा के नेता इसे इतिहास बनने की तरफ बढ़ता कदम बता रहे हैं। वो आखिर क्यों एनडीए द्वारा घोषित प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं? अगर कोई कारण है तो वो कारण जनता के बीच में भी आना चाहिए। केवल विरोध करने की राजनीति अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। कभी कभी जो नंबर्स जो है ज़्यादा रहते हुए भी लोग हार जाते हैं। तो भरोसा है कि विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कि लोग अपनी आत्मा की आवाज़ पर, बहुत अच्छे राष्ट्रपति के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो आए हैं, आत्मा की आवाज़ पर उन लोग उनको वोट देंगे।
एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी मुर्मू के नामांकन ने सियासी तपिश बढ़ा दी है, तो दूसरी ओर यूपी के आदिवासी बहुल सोनभद्र जिले में जश्न शुरू हो गया है। अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी वाले सोनभद्र जिले में ओबरा और दुद्धी 2 विधानसभा सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के बाद यहां लोगों का जोश 7वें आसमान पर है। आज तक किसी पार्टी ने आदिवासी को राष्ट्रपति पद का सम्मान देने के बारे में मैं नहीं सोचा। अगर इस देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद पर बैठाती है तो आदिवासी समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगी। सोनभद्र के इस पूरे इलाके में आदिवासी समाज के लोगों ने अभी से ही एक दूसरे को बधाई देनी शुरू कर दी है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। और अगर महिला एक राष्ट्रपति बनेगी तो महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा और उनकी भी शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बढ़ेगी। आदिवासियों की, वैसे भी आदिवासी लेवल के लोग हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, सब कुछ हैं, तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के हिसाब से देखें तो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और ये महिला का जो चुनाव होने जा रहा है बहुत ही अच्छा है। तो नाम यहाँ का बड़ा गंदा जाता है, जबकि राजस्व पूरे भारत में दूसरे नंबर का सोनभद्र देता है। तो कम से कम हमारे राष्ट्रपति इस बिरादरी जाति की रहेंगी तो यहाँ के बारे में सोच विचार तो करेंगी, कुछ उनका कुछ उत्थान तो होगा आगे की ओर। पूरे देश में लोकसभा की 47 और विधानसभा की 487 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं। वहीं यूपी में अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 2 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में 86 सुरक्षित सीटों में से 65 पर जीत हासिल की। इससे समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने कितने बड़े वोट बैंक को लुभाने का दांव चला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में आज से अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक तरफ अग्निपथ योजना जमीन पर उतरने जा रही है तो दूसरी तरफ इसके विरोध में किसान संगठनों ने आज यूपी उत्तराखंड में सड़कों पर प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस विरोध की अपील की थी। इसके तहत भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठन सड़कों पर उतरे। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जगह जगह अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। विरोध की इस नई मुहिम में राकेश टिकैत खासे सक्रिय थे। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे किसान संगठन। इस बार किसानों का विरोध जवानों के हक को लेकर है। मांग है कि अग्निपथ योजना को केंद्र सरकार वापस ले। मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, बागपत से लेकर बिजनौर और मेरठ से हापुड़ तक किसानों ने सड़कों पर विरोध जताया। अफसरों को ज्ञापन सौंपा। मांग एक ही थी कि हर हाल में अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए और नौजवानों को विरोध के अग्निपथ पर उतरने को मजबूर नहीं करना चाहिए। जब किसान एकता करता है, लड़ने से नहीं डरता है। किसी भी हालत में जवान और किसान इस जो है योजना को जो है स्वीकार नहीं करेंगे और इस देश का नवयुवक इस योजना का विरोध करते हैं। जहां फौजियों के एक मनोबल का सवाल है वहां ये अग्निवीर योजना ला करके एक चीज़ ऐसी पैदा कर रहे हैं जिससे नए लड़कों में उत्साह कम होगा। वहाँ पे तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा जी। उनके भविष्य पे हो सकता है उनकी शादी भी ना हो जी। हर लड़की वाला देखता है कि मैं अपने बेटी की शादी उस घर में करूँगा जब गवर्नमेंट जॉब हो, वो उसकी शादी जब होगी जब गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं उस पर। पश्चिमी यूपी से लेकर अवध तक और बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक एक जैसी ही तस्वीर दिखी। किसान संगठनों का आरोप था कि रोजगार के नाम पर अग्निपथ योजना एक छल है और सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद फिर इसमें शामिल होने वाले अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे,
जो उनके साथ नाइंसाफी होगी। हम ये चाहते हैं कि ये तत्काल वापस लिया जाए और हमारे संगठन की तरफ से और मेरी तरफ से जिला के लिए पूरा आह्वान है कि युवाओं को अधिकतर कि उग्र होकर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 4 साल की सर्विस के बाद 2-3 साल दूसरी सर्विस ढूंढने में लगेगा और एज हो जाएगा, यानी किसानों के लड़कों के आत्महत्या करने को विवश कर रही है ये सरकार। सही मायने में रोजगार देने नहीं बल्कि बेरोजगारों के साथ ये मजाक योजना है। हर जगह प्रदर्शन में युवाओं के साथ किसान भी थे। कहीं बहस हुई, कहीं बवाल हुआ, कहीं शिकायत की गई, कहीं सवाल हुए। किसानों ने नौजवानों की दुहाई दी, बार बार दोहराया कि रोजगार के नाम पर अग्निपथ योजना का जो खाका तैयार किया गया है उसमें युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। मांग ये है कि इस योजना को जो है बंद किया जाए और पुरानी सेना भर्ती स्कीम लागू की जाए। ये सरकार सोचती बाद में है, करती पहले है। जो भी इसने किया है देश को अपंग बनाने का काम किया है। सिर्फ 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद वो बच्चा रिटायर हो जाएगा, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि वो बच्चा फिर जाएगा कहाँ। ज्यादातर जगहों पर विरोध प्रदर्शन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन ने की। पहले टिकैत के संगठन ने 30 जून को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, बाद में इसे 24 जून तय किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने अल्टीमेटम दिया कि अगर सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती तो किसान देश भर में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। देश के युवाओं पे एक संकट के बादल छा रहे, इसमें पूरा देश आज उसमें चपेट में आ रहा, तो हमने भी सोचा भाई इनकी जो तकलीफ है, इनका दर्द है, इसमें हम भी हिस्सा ले। कहीं जगह जगह हिंसा हो रही। एक तरफ अग्निपथ योजना के विरोध का ये आलम है तो दूसरी तरफ यूपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ऐसे विरोध से युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, जबकि ये योजना उनके हित में है। अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इसको समझें, किसी के बहकावे में ना आए, इसमें पूरी तरह से उसकी पहले जानकारी ले लें, उसके बाद सड़कों पे आए तो ठीक है, क्योंकि विपक्ष का काम है लोगों को भड़काना। मतलब राजनीति कर रहे हैं लोग, उनके लिए महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का किसान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश का नौजवान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से खुश है, सुरक्षित है। उसको कोई अगर आपत्ति होती तो 273 विधानसभा में सीटें न मिल जाती। इसका मतलब किसान सहमत है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से। भाजपा के तमाम नेता भी पूरी ताकत से ऐसे विरोध प्रदर्शन को गलत ठहराने में जुट गए हैं। पार्टी नेता संगीत सोम ने कहा कि अग्निपथ योजना का विरोध सही नहीं। कि हिंसा करने वाले वे भी हैं जो चौथी पास हैं, हिंसा करने वाले वो भी हैं जिनकी एक टांग कटी हुई है, हिंसा करने वाले वो भी हैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता नहीं अग्निपथ में कहाँ जाना है, वो कैसे जाएंगे। देखिए, जो अधिकतर हिंसा में जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं। किसानों के विरोध के अग्निपथ पर इस तरह उतर आने के बाद अब सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करने की कोशिशें तेज हैं। वहीं राकेश टिकैत ने कह दिया है कि आने वाले दिनों में ये विरोध और तेज होगा और देश भर में किसान नौजवानों की खातिर सड़कों पर हक की आवाज बुलंद करेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ किसान संगठनों ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार की मंशा पर चुभने वाला हमला किया है तो दूसरी तरफ कानपुर में अलग तस्वीर दिखी। यहां सुन्नी उलेमा काउंसिल की तरफ से इस योजना का समर्थन किया गया। काउंसिल के महासचिव हाजी सलीस की माने तो मस्जिदों से मुस्लिम नौजवानों को अग्निवीर बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए खुद सुन्नी उलेमा काउंसिल के लोग युवाओं को जागरूक करेंगे। काउंसिल की तरफ से तमाम मस्जिदों के इमामों को खत भी लिखा जाएगा। अग्निपथ योजना के समर्थन में सामने आया सुन्नी उलेमा काउंसिल। कानपुर में काउंसिल के महासचिव हाजी सलीस ने ऐलान किया कि उनका संगठन मुस्लिम युवाओं को अग्निवीर बनने के लिए प्रेरित करेगा। इसके लिए बाकायदा मस्जिदों से अपीलें होंगी। कि हमारा कहना ये है कि हमारे मुस्लिम नौजवान जो बेरोजगारी और बेकारी से दो चार हैं और जिनके अंदर डिसिप्लिन को कायम करना है,
अगर किसी कौम में डिसिप्लिन लाना है तो उसको सेना या अर्धसैनिक बल या पुलिस में अगर भर्ती होता है तो एक तो उसके अंदर डिसिप्लिन आती है, दूसरे राष्ट्र के प्रति प्रेम आता है। ये अपनी तरह की अनूठी अपील है। उलेमा काउंसिल का दावा है कि उसकी तरफ से तमाम मस्जिदों के इमामों को खत लिखा जाएगा जिसमें अपील की जाएगी कि युवाओं को जागरूक करने के लिए वे अपनी तरफ से कोशिश करें। मस्जिदों से अग्निवीर योजना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की पहल की जाए। काउंसिल का दावा है कि ये योजना देश के युवाओं के हित में है। हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, बेकारी का शिकार है, उनसे हमने एक अपील की है कि वो लोग अग्निपथ योजना में शामिल हों। भले ही 4 साल के लिए उनको, लेकिन 4 साल उनकी नौकरी के बाद उनके फ्यूचर जो है वो उज्ज्वल होगा और वो बेहतर तरीके से समाज में एक डिसिप्लिन कौम की तरह से जिंदा रहेंगे। लिहाजा हमने आइम्मा मसाजिद को खत लिखा है कि आज मुख्तसर सी 4-5 मस्जिदों के लोगों को लिखा है कि आप इसको हम शुरुआत करें। एक तरफ मुस्लिम समाज के उलेमा युवाओं को अग्निपथ योजना से जोड़ने के लिए राह दिखाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज में एबीपी गंगा से बातचीत में मुस्लिम युवाओं ने दावा किया कि अग्निपथ योजना उनके हित में है और वे अभी से अग्निवीर बनने की तैयारी में जुट गए हैं। सेना में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना का जहां देश के तमाम हिस्सों में जमकर विरोध हो रहा है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के तमाम युवा ऐसे हैं जो इस योजना को न सिर्फ फायदेमंद बता रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, बल्कि खुद अग्निवीर बनने की तैयारियों में भी जुट गए हैं। प्रयागराज में मुस्लिम समुदाय के इन युवाओं का मानना है कि ये योजना उनके लिए तो फायदेमंद ही है, साथ ही देश के लिए भी हितकारी है। ये जो अग्निपथ योजना है ये हमारे छात्र लोगों के हित में है और कुछ भ्रम जो मुस्लिम समुदाय के बीच में लोगों ने फैलाया है तो वो गलत है। ये हम समझाने का प्रयास लगातार करते आ रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों से और आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करते हैं कि ये जो अग्निपथ है ये एक सेवा करने का मौका है। ये हमारे देश के प्रति जो भावना है वो हमको बढ़ाएगी। ये मत देखिए आपकी 4 साल के लिए ही है, ये 4 साल नहीं है, ये आपको 4 साल देश की सेवा का मौका मिला। कुछ लोग इसको हम ये नहीं कह सकते कि सियासी तौर पे से देश के सामने लाया जा रहा है। हमारे हिसाब से ये अग्निपथ योजना तो आम पब्लिक और आम युवाओं के लिए जो है ये बेस्ट है, क्योंकि इससे ये अवसर हर युवाओं को, हर स्टूडेंट्स को मिलेगा कि जिस तरह देश की सेवा की जाती है। ऐसे कई मुस्लिम युवाओं ने एबीपी गंगा से कहा कि देश सेवा का ये बड़ा मौका है और इसमें खुद शामिल होकर दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। ये अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है, इससे हम लोग को अपने देश को सर्व करने का मौका मिलेगा। कभी मिलता नहीं है जल्दी किसी को। कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। अभी मेरा 11th है इस बार और मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि करें, क्योंकि देश के लिए करना पड़ता है। हम लोग हैं, वी आर इंडियंस। ये स्कीम हम लोगों के लिए अच्छी है और हम लोगों को मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने का चांस देती है, हमें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सिखाती है कि और सेना का इम्प्लीमेंट है कि हमें डिसिप्लिन सिखाए। जाहिर है ये तस्वीरें और ये बयान उन लोगों को चुभने वाली होंगी जो सड़कों पर उतरकर तोड़ फोड़ पर उतारू दिखे। उन लोगों को जरूर इन युवाओं की बातें चुभेंगी जिन्होंने विरोध का हथियार हिंसा को बनाया और गुस्से की आग में अपने ही देश की संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। बावजूद इसके तसल्ली से बैठकर इस योजना पर सोचने वालों की राय अलग है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। यूपी में जुमे की नमाज के बाद आज कहीं हिंसा नहीं हुई। हर शुक्रवार को पत्थरबाजी की घटनाएं पिछले कुछ हफ्ते से एक रूटीन से बन गई थी, लेकिन शुक्र है कि आज यूपी में कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई। जुमे की नमाज के बाद किसी भी तरह की हिंसा पर काबू पाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसका खासा असर भी दिखा। 3 हफ्ते पहली बार जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। इसके अगले जुमे पर फिर बवाल हुआ। पिछले हफ्ते शुक्रवार को अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर आगजनी और हिंसा हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन की जबरदस्त तैयारियों ने इस बार हर आशंका को खत्म कर दिया। तैयारियां ऐसी थीं जैसे शहर शहर की किलेबंदी कर दी गई हो। पुलिस प्रशासन इस कदर अलर्ट था कि कहीं चिड़िया भी पर मारे तो फौरन एक्शन में देर न हो। शहर शहर शुक्र की बात यही दिखी कि इस शुक्रवार को बवाल नहीं हुआ।
ऐसा लगा कि जुमे की नमाज के बाद पत्थर बरसाने की साजिश रचने वाले पस्त हो गए हैं। उन्हें शायद एहसास हो गया हो कि हर पत्थर का हिसाब वसूलने के लिए बुलडोजर तैयार बैठा है। ये तस्वीरें उसी कानपुर की हैं जहां 3 जून को जुमे की नमाज के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई थी, लेकिन इस शुक्रवार को पूरा शहर शांत रहा। उपद्रवियों की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं शांति को भंग करने की हिमाकत कर सके। इसकी वजह जबरदस्त सख्ती थी। कानपुर शहर में आज जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराई जा रही है। नमाजी नमाज अदा करने के बाद अब अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरफ जा रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे पीस कमेटी हो, चाहे पुलिस युवा मित्र हो, तमाम प्रयत्न और यत्न किए गए पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। यहाँ से हिंसा कुछ नहीं हुई, हिंसा उधरी से हुई है। सब अब जो जनजीवन है सामान्य हो जाए, सब सुकून है, बहुत आराम है, सब कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर में 3 जून की हिंसा के बाद 10 जून और 17 जून को भी पुलिस की चौकसी की वजह से हालात काबू में रहे और लगातार तीसरे हफ्ते यहां हिंसा करने वालों पर नकेल के उपाय कामयाब नजर आए। अगर गोरखपुर की बात करें तो यहां भी शांति दिखी। प्रशासन के अधिकारी सख्ती को लेकर चौकस थे। धर्मगुरुओं से भी लगातार संपर्क रखा जा रहा था। साफ कर दिया गया था कि शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा शहर शहर फ्लैग मार्च निकाला गया। उपद्रवियों को अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर कानून अपने हाथ में लिया, अगर हिंसा की, अगर पत्थर फेंकने की हिमाकत की तो फिर खैर नहीं। शहर के लोगों में पुलिस और प्रशासन का एक विश्वास बना रहे, लोगों को किसी प्रकार का कोई भय ना हो, लोगों को सुरक्षित महसूस हो, सुरक्षा की गारंटी हो। इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट तथा पीएससी के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। गोरखपुर में कोतवाली से लेकर राजघाट और तिवारीपुर तक पुलिस और पीएससी के जवान मुस्तैद रहे। दोपहर 1 बजे के करीब बख्शीपुर से घंटा घर होते हुए पांडे हाता तक फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान शहर के शाह मारूफ में स्थित जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद, हाकिम मस्जिद और आसपास की मस्जिदों में सकुशल जुमे की नमाज संपन्न हुई। बख्शीपुर चौकी से पांडे हाता चौकी तक ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है और शांतिपूर्ण नमाज भी अदा की गई है एवं शहर में शांति बनी रहे, इसके लिए समय समय पे फ्लैग मार्च कराया जाएगा। अभी सभी सोशल मीडिया के लोगों को चिन्हित कर जो इस तरीके का फैलाते हैं उसको पहले तो उसका खंडन किया जाता है सोशल मीडिया पर ही, एवं उसके बाद में उनको शांति भंग के अंदर उनका चालान भी करके उनको जेल भिजवाया जाएगा। बवालियों का इलाज करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। हर जगह दंगा निरोधक बल तैयार था, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश सभी वर्ग के लोगों को भरोसे में लेने की थी। हर समुदाय के प्रतिनिधियों से पुलिस प्रशासन के लोगों ने करीब से संपर्क साधा, जिसका नतीजा पूरी तरह शांति कायम रही। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां जुमे की नमाज शांति के साथ पूरी हुई। हर जगह बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अफसर पूरी तरह मुस्तैद थे। नमाजियों के निकलने के वक्त भी लगातार नजर रखी गई, जिससे कोई उपद्रवी इनके बीच घुसपैठ न कर सके और हिंसा की हर आशंका समय पर खत्म कर दी जाए। पुलिस प्रशासन को इसमें कामयाबी भी मिली। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से जुम्मे की नमाज हुई और कहीं लोगों में कोई किसी तरह की बेचैनी नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, कोई सुसराहट नहीं है, किसी भी तरह का कोई उनके अंदर रोष नहीं है और सभी लोग इस मत के हैं कि हमें अपने आगरा को शांत रखना है, किसी बहकावे में नहीं आना। वाराणसी में भी सुरक्षा के इंतजाम बेहद सख्त थे। यहाँ भी शांतिपूर्ण ढंग से नमाज पूरी हुई। इसके बाद भी सड़कों पर पूरी तरह शांति रही। इस शुक्रवार की तस्वीरें बताने को काफी हैं कि हिंसा करने वालों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर इस बार कानून हाथ में लिया तो बुलडोजर वाला हिसाब कभी नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए बवाल से तौबा करने में ही खैर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम आप अक्सर सुनते हैं कि सरकारी कर्मचारी हो या अफसर, ये सभी जनता के सेवक होते हैं, लेकिन कई बार अफसर शाही की ऐसी तल्ख सच्चाई सामने आती है जो चुभने वाली होती है। ये खबर सरगर्म है कि लखनऊ में कमिश्नर
रंजन कुमार को एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह की एक आपत्ति इतनी नागवार गुजरी कि उन पर एक्शन हो गया। कमिश्नर ने इंजीनियर को पद से हटा दिया। मामला कमिश्नर के सरकारी आवास की मुरम्मत का था। इसका खर्च 81 लाख रुपए से ज्यादा का था। जब कमिश्नर ने एलडीए के चीफ इंजीनियर को इसका प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने इस खर्च से इनकार कर दिया। कहा जा रहा है कि इसी पर बात बढ़ी और कमिश्नर ने चीफ इंजीनियर पर एक्शन ले लिया। खास बात यह है कि कमिश्नर ही एलडीए बोर्ड का अध्यक्ष होता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आपके लिए जानना बेहद क्योंकि एबीपी गंगा पर हुआ ये वो खुलासा है जिसने अफसरशाही के गलियारों में जबरदस्त खलबली मचा दी है। दरअसल लखनऊ के कमिश्नर ने एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर को उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया। इसके बाद इस फैसले को लेकर एक ऐसी चर्चा होने लगी जिसने हर किसी को चौंका दिया। इसका जरिया बनी वो चिट्ठी जिसके हवाले से दावा किया जा रहा है कि लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार ने अपने सरकारी आवास A3 बटलर पैलेस में निर्माण को लेकर एलडीए के चीफ इंजीनियर को निर्देश दिया था। मंडल आयुक्त के सरकारी आवास की मरम्मत पर 81 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च का प्रस्ताव किया गया था। इस पर एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह ने आपत्ति दर्ज करा दी। 21 जून को उन्होंने इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया था और 2 दिन बाद एलडीए के चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। एलडीए के चीफ इंजीनियर की कुर्सी से हटाए गए इंदु शेखर सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों के नाम पर एक रियल एस्टेट कंपनी बनाई और मोहन लालगंज इलाके में तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जा किया। इस मामले में मोहन लालगंज कोतवाली में उनकी पत्नी और बेटियों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। उनके तमाम बिल्डरों से भी संपर्क बताए गए, तमाम ठेकेदारों से संपर्क बताए गए। ये भी कहा गया कि उन्होंने अपने चहेते ठेकेदारों को एलडीए में काफ़ी लाभ की योजनाओं में काम दिलाया। हालांकि आईएएस अधिकारियों से पंगे के बाद भी उनका बाल भी बांका नहीं उखाड़ सका गया। एबीपी गंगा के पास इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद हैं। एक पत्र में कमिश्नर के आवास में निर्माण और मरम्मत की राशि का प्रस्ताव है जिसमें बाकायदा 81,79,000 से ज्यादा की रकम का जिक्र किया गया है। एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार और चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह के बीच मूंछों की लड़ाई की वजह ये मकान है डालीबाग कॉलोनी का A3, जिसके मरम्मत और अनुरक्षण के लिए मंडल कमिश्नर ने 82 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाया था। आपको अंदर से मकान दिखा देते हैं। इस मकान के एस्टीमेट को स्वीकृत करने के लिए चीफ इंजीनियर इंदु शेखर ने आपत्ति लगा दी। यानी उन्होंने कहा कि ये मकान, ये कोठी राज्य संपत्ति विभाग की है, इसलिए अनुरक्षण का काम, मेंटेनेंस का काम, मरम्मत का काम और जो भी निर्माण कार्य होना है वो सारा काम राज्य संपत्ति विभाग से कराया जाना चाहिए। इसके बाद मूंछों की लड़ाई ऐसी बढ़ी कि आपत्ति के 2 दिन बाद ही इंदु शेखर को उनके पद से हटाकर आवास बंधु भेज दिया गया। लेकिन ये मुद्दा पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बना हुआ है, चूँकि इस मकान को 1 महीने पहले ही मंडल कमिश्नर और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार को आवंटित किया गया है। जबकि दूसरे पत्र में चीफ इंजीनियर रहे इंदु शेखर दावा कर रहे हैं कि जिस आवास पर काम करवाया जाना है वो राज्य संपत्ति विभाग के अंदर आता है, लिहाजा प्रस्तावित कार्य राज्य संपत्ति विभाग में करवाया जाए। आपत्ति लगाई है कमिश्नर की फाइल पर। ये देखो, हम वी कैन नॉट टॉक ऑन कैमरा। ये नियम क्या है? नियम बता दीजिए बस कि अगर एलडीए से अप्रूव होगा या उनको राज्य संपत्ति में देना। देखिए, हम आपको सारी चीज़ें बता दें, बट हमारा जो प्रोटोकॉल है हम कैमरे पे नहीं बोल सकते। बाकी आप कैमरा बंद कर जो मर्जी हो मुझसे लिख लीजिए। केवल वो अलाउड है, हमारे वीसी अलाउड है। हालांकि चीफ इंजीनियर इससे पहले भी कई तरह के विवादों से घिर चुके हैं, लेकिन लग ये रहा है कि इस बार कमिश्नर के काम में अड़ंगा लगाना उन्हें महंगा पड़ गया।
एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। 100 करोड़ की लागत से बन रही एक सरकारी इमारत पर चुभने वाला सच सामने आया है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ हाथ लगाकर धकेलने भर से कोई दीवार गिर सकती है, इस सवाल का जवाब आप शायद ना में देंगे, लेकिन जब तस्वीर आंखों के सामने हो तो यकीन करना पड़ता है। मामला प्रतापगढ़ का है। यहां के रानीगंज इलाके में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है। इसकी बिल्डिंग का जायजा लेने जब स्थानीय सपा विधायक पहुंचे तो हैरान करने की स्थिति सामने आई। उन्होंने दीवार के एक हिस्से को हाथ से धक्का दिया और वो जमींदोज हो गया। अब इस पर सियासत गर्म है कि यह भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग तो नहीं, आखिर ये है क्या? अब सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। बस हाथों से धक्का भर देना था और दीवार का यह हिस्सा धराशायी हो गया। दीवार में हाथ लगाकर इस तरह से निर्माण की गुणवत्ता जांचने वाले ये स्थानीय विधायक, देखिए कैसे भर-भरा कर गिर गई ये दीवार। ना तो ये ताश के पत्ते की दीवार है और ना ही किसी फिल्म के सेट। ये 100 करोड़ की लागत से प्रतापगढ़ के रानीगंज में बन रहा एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ के शिवसत इलाके में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की ये इमारत बनाई जा रही है। सपा विधायक आर.के. वर्मा ने यहाँ का जायजा लिया, जिस दौरान पूरी सच्चाई सामने आ गई। डीएम से शिकायत के बाद यहाँ सरकारी टीम पहुंची, बाकायदा निर्माण का सैंपल लिया गया। अब इसकी जांच होगी कि आखिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में भ्रष्टाचार की इंजीनियरिंग तो नहीं हो रही थी। यह इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि प्रतापगढ़ वासियों के लिए कब्रगाह का निर्माण हो रहा था और यह आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता। पोल खुलने पर पहुंचे अफसरों ने निर्माण की सामग्री को आनन फानन में पैकेट में भर जांच के लिए ले गए, लेकिन हाथ से धकेलने से गिर जाने वाली इस दीवार की खबर अब सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटिया निर्माण के 25 सेकंड के वीडियो को ट्वीट किया और साथ में लिखा, भाजपा के राज में घोर भ्रष्टाचार का कमाल है निराला, बिन सीमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की ईंटों को जोड़ डाला। स्थानीय सपा विधायक का दावा है कि पहली नजर में उन्हें साफ महसूस हुआ कि यहाँ निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री घटिया स्तर की, ईंट से लेकर सीमेंट और बालू तक में ये हाल दिखा। जब बगल में चलने भर से दीवार हिलती दिखी तो उन्होंने इसे हाथ लगाकर धक्का दिया और दीवार गिर गई। इस तरीके का कार्य करने वाली कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई करवाऊंगा और ऐसी कार्यदायी संस्था जो बेहद गैर जिम्मेदार होकर के कार्य करवा रही हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाऊंगा। अब ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अफसरों को ये रिपोर्ट देनी है कि आखिर भ्रष्टाचार की इस पूरी कड़ी के पीछे के किरदार कौन है और आखिर वो कौन सा सीमेंट और बालू है जो दीवार को जोड़ नहीं पाता। और अगर 100 करोड़ के खर्च से ऐसी इमारतें बन रही हैं तो फिर बात तो चुभेगी ही। जाहिर है इसके जिम्मेदार को तलाशना होगा, जिससे ये इंजीनियरिंग कॉलेज कल को मासूम लोगों की कब्रगाह न बन जाए। एबीपी गंगा के लिए प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी के लिए। अग्निपथ योजना के विरोध में भाजपा सांसद वरुण गांधी और मुखर हो गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को पेंशन ना मिलने की सूरत में बतौर सांसद वो खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार है। वरुण ने कहा कि उन्हें भविष्य में जो पेंशन मिलेगी उसे वो खुद छोड़ देना चाहते हैं। इसके साथ वरुण ने सवाल उठाया कि अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों मिले। वरुण गांधी ने सभी सांसदों और विधायकों से पेंशन छोड़ने की अपील की। भाजपा के सांसद वरुण गांधी अग्निपथ योजना के विरोध में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि अब उन्होंने तमाम सांसदों और विधायकों से पेंशन छोड़ने की अपील कर डाली है। वरुण गांधी ने ट्वीट किया
कि अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध में ट्वीट किया हो। वरुण लगातार कह रहे हैं कि ये योजना नौजवानों के हित में नहीं है। वरुण गांधी ने इससे पहले 20 जून को ट्वीट कर लिखा था कि किसान जब अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरें तो वो खालिस्तानी, युवा सेना में बहाली को लेकर सड़कों पर आए तो वे जिहादी, देशभक्त युवा मां भारती की सेवा का भाव मन में लिए दधीची की तरह अपनी हड्डियां गलाता है, तब जाकर फौज में नौकरी पाता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन सबका अधिकार। जाहिर सी बात है, पीलीभीत से भाजपा सांसद के इस तेवर को लेकर खुद उनकी पार्टी पसोपेश में है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने तो वरुण गांधी के ताजा विरोध पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कोई नौकरी नहीं है वो, और इसलिए उसमें पेंशन की व्यवस्था नहीं है। मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि एक प्रकार का प्रशिक्षण है, उस प्रशिक्षण से युवाओं की जो प्रतिभा है उसको निखार मिलेगा और उनके अंदर और अधिक उनकी जो स्किल हैं वो डेवलप होंगी और उसके बाद वो अधिक क्षमता के साथ किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भी वरुण गांधी के बयान को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना पर इस तरह सवाल उठाना सही नहीं है। हरनाथ सिंह यादव ने यहां तक कह डाला कि वरुण गांधी पता नहीं इधर कैसी सोच रखने लगे हैं। जो राजनीतिक नेता जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं या दुकानें आगे भी बंद रहने वाली हैं, वो इस प्रकार के सेना की क्या नाम है ऊपर और सेना के कामों के ऊपर किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो ये किसी भी प्रकार से इसे मुनासिब उचित नहीं कहा जा सकता। वरुण गांधी के पार्टी की लीक से हटकर दिए गए बयानों पर आमतौर पर भाजपा खामोश रहती है, पर पार्टी के 2 सांसदों का इस तरह आगे आकर वरुण के बयान को गलत बताना कई संकेत देने को काफी है। साफ है कि इस बार बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल बात तो चुपेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।